जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान YRK सिंह में। आज हम लोग बोटनी का एक चैप्टर पढ़ते हैं, फूल कंप्लीट अध्ययन करेंगे। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देंगे। हम लोग फूल के बारे में शुरुआत करते हैं। फूल पौधों का जनन भाग है। फूल क्या है? पौधों का जनन भाग। निषेचन के फलस्वरूप जो फूल होता है वह फल का निर्माण करता है। तो आइए हम लोग पहले फूल के प्रत्येक पार्ट्स के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कैसे यह परागण की क्रिया करती है, कैसे यह निषेचन की क्रिया करती है, सभी को बारी बारी से समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये आप लोग जो फूल देख रहे हैं, ये इसे हम आपको बता दिए कि क्या है, पौधों का जनन भाग है। तो देखिए, ये जो वृंत है, सबसे निचला पोर्शन क्या है? वृंत है, जिसे पेशियोल कहते हैं। नीचे का जो डंठल होता है वह उजला रंग का या हरा रंग का होगा, लेकिन उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वह क्या है? बाह्य दलपुंज। यानी ये बाह्य दलपुंज का जो कार्य होता है वह जब पौधे ये फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसको वो ढक कर रखता है। मान लिया कि फूल इसके नीचे इसके अंदर है, तो ये चारों तरफ से क्या होगा? ढक के रखेगा। तो क्या होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हमेशा हरा रंग का होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य दलपुंज कैसा रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। बाह्य दलपुंज के एक पार्ट को सेपल कहते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, 5, 6 या 8, 10 के रहता है हरा हरा, तो लेकिन एक पार्ट को सेपल कहते हैं। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं पुष्पासन है। पुष्पासन का कार्य है जिस पे पुष्प आसन करता है, यानी आसन माने बैठना। तो ये हुआ पुष्पासन। इसको इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है यही है दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। तो दलपुंज विभिन्न कलर का होता है। इसमें तो लाल हम दिखलाए हैं, लाल, गुलाबी, बैगनी, कई कलर के। तो रंगीन पार्ट जो होता है वह क्या होता है? दलपुंज। और बाह्य दलपुंज जो होता है वह हरा रंग का होता है। तो दलपुंज जो होता है उसका एक टुकड़ा जब निकालेंगे तो वह पेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटल। लेकिन जब वो दलपुंज के पूरे पार्ट को ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका कोरोला। उसको क्या कहेंगे? कोरोला। तो दलपुंज का इंग्लिश कोरोला होता है, लेकिन दलपुंज के एक पार्ट को उखाड़ेंगे तो वह पेटल कहलाता है। वैसे ही बाह्य दल जो होता है वह एक पार्ट होता है सेपल, लेकिन इसके समूह को कहेंगे बाह्य दलपुंज। तो जनरली जो फूल होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज क्या? बाह्य दलपुंज कैलिक्स, वो कैसा होगा? हरा रंग का होगा। दलपुंज रंगीन पार्ट होगा। तो यही जो रंगीन पार्ट होता है यही सुगंध देता है। क्या? रंगीन पार्ट जो होता है दलपुंज वही सुगंध देता है। तो कुछ पौधे कम सुगंधित होते हैं, कुछ पौधे अधिक सुगंधित होते हैं। जैसे जो पौधे सफ़ेद रंग के होते हैं, जो रात में खिलते हैं, वह पौधे ज़्यादा सुगंधित होते हैं। और जो पौधे दिन में खिलते हैं वह सामान्यतः रंगीन होते हैं। तो दलपुंज हो गया। और तीसरा पार्ट आते हैं पुमांग। पुमांग होता है जो फूल का पुरुष भाग होता है, यानी नर भाग। कौन सा? नर भाग। इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। क्या? एंड्रोसियम। और चौथा भाग जयांग, गाइनोसियम। जयांग होता है जो मादा भाग होता है, और पुमांग होता है वह मतलब नर भाग होता है। अब समझते हैं, पुमांग भी 3 पार्ट होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। देखिए, ये जो काला वाला जो ब्लैक जो गया है ये पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। और इसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। और जो परागकोश है, ये देखिए, ये जो हम किए हैं ये राउंड वाला ये परागकोश है। ये राउंड वाला क्या है? परागकोश है। इसके भीतर जो डॉट डॉट है वह क्या है? परागन है। क्या है? परागकण। क्या है? परागकण। तो परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और अब चलते हैं जयांग। जयांग 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा। देखिए, ये जो पार्ट हुआ ये तो हो गया पुष्पासन। नीचे से आइए, देखिए, वृंत, पेशियोल, ये हो गया बाह्य दल, सेपल, और ये हो गया पुष्पासन, थैलेमस। इसके ऊपर अंडाशय हो गया, अंडाशय। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से, ये जो पार्ट है वह वर्तिका है, स्टाइल। क्या है? इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र है। काग्र मतलब किनारा, तो स्टिग्मा। तो जयांग यानी कि मादा भाग 3 पार्ट, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुमांग यानी कि नर भाग 3, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। तो परागकण किस पे होता है? नर भाग पे होता है। परागकण किस पे होता है? नर भाग यानी कि पुंकेसर पे। तो परागकण जिसमें होता है वह किस में होता है? परागकोश में।
परागकोश पे, तो कहेगा कि परागकण किस में होते हैं, तो परागकोश में। आप समझते हैं कि परागन क्या है। तो परागकण को, परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र कौन सा हुआ? मादा भाग का, ये जो पौधे का जो मादा भाग हुआ उसके ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाती है। तो परागकण बहुत सारे इस पे पहुंच जाते हैं। तो वह कैसे कैसे पहुंचते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। इससे पहले समझते हैं कि परागन में कौन कौन से विधि होती है। तो एंटोमोफिली यानी कीटों द्वारा भी परागन की क्रिया होती है। परागन पहले आप समझ गए, वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचना ही परागन कहलाती है। तो एंटोमोफिली कीटों द्वारा, जैसे भंवरे जो होते हैं या मधुमक्खियाँ जो होती है, वह किसी पुष्प के नर भाग के इस पे परागकोश मतलब कि फिलामेंट पे बैठा, किस पे बैठा? पुंकेसर पे, और उसके पैर में सट गया परागकण। क्या सट गया? परागकण। तो परागकण जब सट गया और वह उसके उसी पौधे के अगर मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाएगा, तो वह परागकण कहाँ चला आया? उसके पैरों के थ्रू कहाँ चला आया? वर्तिकाग्र पे। और वर्तिकाग्र पे चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वह उसे सटा लेता है। तो बहुत सारे परागकण इसमें सट जाते हैं। तो अगर एक ही पौधे में यह क्रिया होगी, जैसे देखिए यह एक ही पौधा है और एक ही पौधा में हम नर भाग भी बनाए हैं और मादा भाग भी बनाए हैं। तो एक ही पौधा में अगर पौधे पर अगर भंवरे या तितली कुछ भी अगर जाती है नर से मादा भाग के वर्तिकाग्र पर, तो वह स्वपरागन हुआ। लेकिन अगर यही भंवरा इसके परागकण को मतलब लेकर दूसरे पौधे के मादा भाग पर यानी कि वर्तिकाग्र पे जाकर बैठती है, तो वह परपरागन हो जाती है। तो स्वपरागन और परपरागन आप समझ गए होंगे। परपरागन की जो क्रियाएं होती है वह अच्छी मानी जाती है, उसका नस्ल अच्छा होता है। तो आप समझते हैं कि कीटों द्वारा, तो कीट द्वारा तो अभी हम समझा दिए कि जो भंवरे हो गए, मक्खियाँ हो गई। अब ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा, जब पक्षियों द्वारा यही क्रिया होगी तो वह ऑर्निथोफिली कहलाएगी। क्या? ऑर्निथोफिली। और एनीमोफिली हवाओं द्वारा। क्या? हवाओं द्वारा। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये सब इतने मात्रा में होते हैं खेत में कि हवाएं जब चलती है तो नर भाग से परागकण उड़कर उसके मादा भाग पे चला जाता है। तो हवाएं द्वारा परागकण की क्रिया कहाँ होती है? परागन की क्रिया वह होती है आपको गेहूँ धान वगैरह में। हाइड्रोफिली जल में भी यह क्रिया होती है, लेकिन कमल के फूल में, कमल तो जल में होता है, तो ऐसा नहीं मार दीजिएगा कि जल द्वारा होती है कमल में परागन की क्रिया, नहीं, उसमें कीटों द्वारा होती है। तो जल द्वारा जब यही प्रक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। और जूफिली जब मतलब जानवरों द्वारा, जैसे संसार का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेक्सिया, तो रिफ्लेक्सिया 40 किलो का वजन का होता है। तो हाथियाँ जब चलती है तो उसके नर भाग का जो परागकण होता है वह सटकर मादा भाग पे चला, पैरों द्वारा चला गया, तो उससे जो क्रियाएं होगी। या आप कभी देखते हैं कि पौधों में आप ऐसे हाथ लगा देते हैं तो उसका जो परागकण है आपके हाथ से सट के और वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है। तो अगर आपके द्वारा हुआ तो वह जूफिली में आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं कि परागन की क्रिया। तो परागन की क्रिया जो होती है वह विभिन्न चरणों में होती है और कैसे कैसे होती है वह भी समझ गए। तो जनरली सिंपल भाषा में परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागन कहलाती है। और आप देखिए परागन से निषेचन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब निषेचन होता है तो यहाँ तो परागकण आ गया, तो परागकण यहाँ देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका के थ्रू नीचे उतरती है। तो इसमें चूँकि वह तो नर भाग है, तो दो ही, जैसे पुरुष में ले लीजिए तो स्पर्म, तो अभी वह स्पर्म अवस्था में है, यानी कि पुरुष भाग है। परागकण क्या है? पुरुष भाग है, यानी नर भाग है। तो वह 2 के मात्रा में आता है। 2 देखिए 1 और 2, यहाँ पे 1 2 और इसमें किसमें? अंडाशय में 3 अंडाणु होते हैं। कितने अंडाणु होते हैं? 3 अंडाणु। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ऊपर से 1 2, ये 2 पुरुष भाग आया है और 3 अंडाणु यहाँ पे है। तो एक ये यानी स्पर्म और एक फीमेल का अंडाणु, ये दोनों मिलकर, जैसे पुरुष में होता है उसी तरह से इसमें होता है फूल में, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? यहाँ पे जाइगोट का निर्माण करते हैं।
ये जाइगोट, देखिए यहाँ पे गैमेट। जब यह यहाँ से जाता है तो 2 ही जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे पराग कण आएंगे, लेकिन यहाँ से 2 नीचे उतरती है, 2 कण, और 2 कण में एक कण, ये एक पुरुष जो स्पर्म हुआ वो एक मादा वाला से जब मिलता है तो वह जाइगोट का निर्माण करता है, युग्मनज। तो युग्मनज में 2 होता है, और वही जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो वह एम्ब्रॉय का रूप ले लेता है, यानी भ्रूण का। तो भ्रूण और युग्मनज में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों में 2-2 होते हैं, लेकिन अगर गैमेट हो, युग्मक हो, तो उसमें 1 होता है। उसके बाद आते हैं, बच गया एक पुरुष का जो पार्ट बच गया, और 2 बच गया आपको ये मादा भाग का, 2 अंडाणु, और एक अंडाणु, एक शुक्राणु बच गया आपका किसका, पुरुष का। यानी कि 2 इसमें और 1 इसमें, ये तीनों मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण कर देते हैं। किसका, भ्रूण कोश का। तो भ्रूण कोश जो होता है उसमें कितने होते हैं, तो 3। तो ये ट्रिपलेट होता है, ये डुप्लेट होता है, और ये हेप्लेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो भ्रूण कोश में कितने होते हैं, 3, और भ्रूण में 2 ही होगा, जाइगोट में 2 ही होगा। जाइगोट का ही बड़ा रूप भ्रूण होता है, और भ्रूण कोश का कार्य होता है उस भ्रूण को भोजन देना है। भ्रूण तब तक कहते हैं जब तक वह फल नहीं बन जाता है। जैसे कि पेट में जब बच्चा होता है तो जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता है तब तक उसको भ्रूण कहते हैं। तो सेम रूप इसमें भी होता है। तो कहेगा कि गैमेट में तो 1 होता है, किसी एक पार्ट को गैमेट कहते हैं। जैसे कि या तो मादा भाग के अंडाणु ले लीजिए, या तो नर भाग के आपको परागकण ले लीजिए। परागकण 1 हो गया तो गैमेट है, 2 युग्मनज हो गया, और 3 हो गया तो भ्रूणकोश हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कैसे कैसे होता है। तो निषेचन जो हुआ, ये जो वर्तिकाग्र से इसमें अंडाशय में, किसमें, वर्तिकाग्र से अंडाशय में पराग कण को पहुंचना ही निषेचन की क्रिया कहलाती है। पराग कण को अंडाशय में पहुंचना ही क्या कहला गया, निषेचन। तो अब परागन क्या हो गया, तो पराग कोश से पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहला गया, आपका परागन। और निषेचन, वर्तिकाग्र से पराग कण को अंडाशय तक पहुंचना क्या कहला गया, आपको निषेचन कहला गया। पुष्पासन जो हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, इसे इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। तो ये जो भ्रूण कोश होता है, ये जब तक यह फल नहीं बन जाता है, ये दोनों मिलकर जो जाइगोट हुआ वह जब तक फल नहीं बन जाता है तब तक भ्रूण कोश का कार्य है उसको भोजन देना, और उसके बाद जब विकसित हो जाता है तो भ्रूण कोश समाप्त हो जाता है। इसी तो फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। लेकिन यही अंडाशय में जब छेद होता है तो वह नीचे डगर के आ जाता है, तो वह पुष्पासन में आ जाता है, तो वह असत्य फल होता है। तो सत्य फल, असत्य फल, संग्रथित फल, ये सब सूखा फल, ये सब बताएंगे अगले पार्ट में जब फल हम पढ़ाएंगे। तो अभी तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम समझते हैं कि सभी चीज़ इसमें हम बता दिए हैं। जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय में कितने अंडाणु होते हैं, तो 3। कितने होते हैं, 3। और ये जो वर्तिकाग्र से जो परागकण होते हैं वह कितने आते हैं, तो 2। कितने आते हैं, 2। निषेचन करने के लिए कितने आते हैं, 2, जिसमें 1 मिलते हैं और 1 इधर पुरुष भाग और 2 नर भाग, 1 नर भाग और 2 मादा भाग, ये 3 मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। और 1 नर और 1 मादा मिलकर ये क्या करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इसी से फल बनता है। तो हम लोग समझ गए फल सुगंध कैसे देता है, फूल सुगंध कैसे देता है, कौन सा पार्ट देता है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ऊपर वाला हर चीज़ बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।